हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। और उसी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ था, जिसमें हमें पढ़ना था संगीत के बारे में। यानी कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकाल में भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है, उस समय भारत में देखा जाए तो संगीत के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था और क्षेत्रीय स्तर पे संगीत का किस प्रकार से विकास होता है और कैसे संगीत अपना एक अलग स्वरूप धारण करती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कह रहा है क्या कि सल्तनत काल भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। यानी कि बोल रहा है कब की बात कर रहा है, कौन सा युग जो था वो नए प्रयोगों का युग था, तो वो था सल्तनत काल। किसकी बारे में बात चल रही है बच्चों? सल्तनत काल के बारे में बात चल रही है। यानी कि जो सल्तनत काल था वो नए प्रयोगों का युग था। कैसे प्रयोगों का युग था? नए प्रयोगों का युग। और अगर बात करें कि नए प्रयोगों का युग किस प्रकार से है, तो बोला है क्या कि इस काल में रबाब यानी कि वाद्य यंत्र है, सारंगी एवं नवीन वाद्यों प्लस में गायन पद्धतियों तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ। यानी कि हमारा मध्यकालीन ऐसा काल था जिसमें नए नए वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया संगीत के क्षेत्र में, प्लस में नए नए रागों का आविष्कार किया गया। और अगर बात की जाए कि मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो हम अमीर खुसरो को जानते हैं। किसे बोलते हैं बच्चों? अमीर खुसरो। बोला है क्या कि मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक अमीर खुसरो थे। सूफियों ने भी संगीत का खूब प्रचार किया था। अब जो सूफी संत होते थे, जो मुस्लिम सूफी संत होते थे, जो अलग अलग जाकर के इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे लोगों के बीच में, तो वो उन संतों को क्या बोलते थे? सूफी संत। तो सूफी संत जो भी होते थे वो क्या करते थे? संगीत का प्रचार प्रसार करते थे। ये गजल के रूप में खुदा की इबादत करते थे, जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी। और ये लोग जो सूफी संत होते थे वो ज्यादातर कौन से गायन शैली का यूज करते थे? तो गजल का। और बोला है क्या कि ये सूफी संत खानकाहों में गजलों को गाते थे और भक्ति में हो जाते थे। यानी कि खुदा से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड उनका भजन होता था गजल के रूप में। और ये खुदा को यानी कि अपने ईश्वर को ये क्या करते थे? खुश करने के लिए उनके भक्ति में ये गाते थे और अपने आप क्या हो जाते थे? भक्ति में हो जाते थे। और बोला है क्या कि सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी। बात की जाए बच्चों की सल्तनत काल में किस प्रकार की गायन शैली थी, तो दो प्रकार की थी। कौन कौन? एक होता था गजल और दूसरा होता था कव्वाली। तो आज भी हम लोग देखते हैं गजल के अगर फेमस सिंगर के बारे में बात करें तो कौन है? जगजीत सिंह है ना? जगजीत सिंह हो गए, या फिर ये गुलाम अली हो गए, बहुत ही फेमस गजल सिंगर है। उसी तरीके से कव्वाली में बात की जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उनका भी क्या है? कव्वाली बहुत फेमस होता है। तो ये क्या था? सल्तनत काल में गायन शैली दो प्रकार की थी, पहला गजल का और दूसरा क्या था? कव्वाली का था। ठीक है, गजल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे। और अगर अरबी भाषा में देखा जाए तो गजल को क्या मानते थे? स्त्रीलिंग। और इसका क्या अर्थ होता था? गजल का अर्थ क्या होता है? प्रेम पात्र से वार्तालाप। यानी कि प्रेम पात्र का मतलब क्या है कि अगर मेरा प्रेम पात्र खुदा है तो खुदा से, या ईश्वर है तो ईश्वर से क्या करना? वार्तालाप करना, शायरी के माध्यम से, शेरों और शायरी के माध्यम से उनसे वार्तालाप करना, यही क्या कहलाता है? गजल कहलाता है। और बोला है क्या कि एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेरें होती थी। यानी कि अगर आप गजल पढ़िएगा या फिर सुनिएगा तो उसमें क्या होता है? शेर लिखे हुए होते हैं। तो बात की जाए कि एक गजल में कितने शेर होते थे, तो 5 शेर होते थे। प्लस में अगर बात की जाए 5 से लेकर के 11 शेर के बीच शेर होते थे। ठीक है, शेर मतलब वही शायरी। और बोला है क्या कि गजल का संग्रह दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों? जो गजल का संग्रह होता था, यानी कि जहां पे जिस बुक में, जिस डॉक्यूमेंट में गजल को लिखा जाता था, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते थे? तो दीवान बोलते थे। क्या बोलते थे? दीवान। और बहुत ही फेमस गजल है, क्या है कि बहुत सारी है, बहुत से फेमस गजल है। क्या है? अगर बात की जाए जगजीत सिंह का तो है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ऐसे ऐसे करके क्या है, बहुत सारे शेर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एक गजल में कितने शेर होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 से लेकर के 11 शेरों के बीच में ये गजल होता है, कंपोज होता है। और बोला है क्या कि उस समय की अधिकांश गजलें श्रृंगार रस में लिखी होती थी। श्रृंगार रस में मतलब प्रेम पे आधारित, यानी कि खुदा से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड, या फिर
खुदा से रिलेटेड या ईश्वर से रिलेटेड जो है अगर बात की जाए तो श्रृंगार रस में यानी भक्ति रस में क्या होता था, लिखा हुआ होता था। और यही कारण था कि गजलों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ साथ में सूफियों को भी क्या लगता था, प्रिय लगता था। और गजल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली थी, वो थी क्या, कव्वाली। और कौल का अर्थ होता है कथन, और कौल को गाने वाले को कव्वाल कहते थे। यानी कि कौल का मतलब क्या होता है, अगर बात करें कौल से बना कव्वाली, क्या बना, कौल से बना कव्वाली। तो ये जो कव्वाली है, तो सबसे पहले सीखेंगे कि कौल का मतलब क्या होता है। कौल से बना कव्वाली, तो कौल का अर्थ क्या है, तो कौल का अर्थ होता है कथन। कथन मतलब कोई भी बात बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कौल बोलते हैं। और जो कौल यानी कि जो कव्वाली गाने वाला व्यक्ति होता था, उसे क्या बोलते थे, कव्वाल बोलते थे। क्या बोलते थे, कव्वाल। और यही गायन शैली कव्वाली कही जाने लगी। और गजल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए, और फिर यदि उसी विषय के प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्ति में होकर गाया जाए तो वही कव्वाली बन जाता है। क्या बन जाता है, कव्वाली का रूप ले लेता है। और कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक जैसे जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकी एवं ग्वालियर की अगर बात की जाए कि ग्वालियर का शासक मान सिंह संगीत को क्या देते थे, संरक्षण देते थे। तो कौन कौन, जौनपुर का जो शासक था शर्की, और जो ग्वालियर के शासक थे मान सिंह, वो क्या देते थे, संगीत को संरक्षण देते थे। संगीत को संरक्षण देने का मतलब क्या हुआ, संगीत को संरक्षण देने का मतलब ये हुआ कि जो संगीतकार हैं, जो भी म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं, संगीत से रिलेटेड जो लोग हैं, जो गाने वाले बजाने वाले, उन सबको क्या देना, संरक्षण देना, अपने दरबार में मौका देना उनको गाने का, और उनको क्या है, कुछ सैलरी भी देना, सैलरी प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये क्या कहलाते कि जो राजा संगीत प्रेमी होते थे, वो अपने राज्यों में क्या करते थे, संगीतज्ञों को संरक्षण देते थे। और वही बात की जाए बच्चों की, सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। मुगल बादशाहों ने संगीत को बढ़ावा दिया। और अगर देखा जाए कि जो मुगल बादशाह होते थे वो क्या करते थे, वो भी संगीतज्ञों को, संगीत को बढ़ावा देते थे। अकबर के दरबार में गायकों को 7 भागों में बांटा गया था, जिनमें सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए क्या होता था, मतलब बांटा हुआ होता था। कि अकबर के दरबार में बात की जाए तो संगीतज्ञों को 7 ग्रुप में बांटा होता था, और हर एक ग्रुप को क्या होता था, एक दिन गाना होता था। और बोला है कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर के 9 रत्नों की बात करती है तो उसमें से क्या थे, एक म्यूजिक से रिलेटेड, यानी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे जिनका क्या नाम था, तानसेन। तानसेन का आप लोग नाम सुने होंगे। तो किसके 9 रत्न थे, यानी कि तानसेन जो है वो किसके दरबार में गाते थे, तो अकबर के दरबार में गाते थे, और उनके 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद प्राप्त होते हैं जिनमें बादशाह अकबर के गुणगान है। और उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राजाश्रय में, यानी कि जिस राजा के आश्रय में जो संगीतज्ञ होते थे, वो अपनी रचनाओं में से उस आश्रय दाता का क्या किया करते थे, गुणगान किया करते थे। यानी कि मान लो जिस राजा ने हमें गाने का मौका दिया, जिस राजा के दरबार में हम रहते हैं, जिस राजा से हमें सैलरी मिलती है, हमारा भोजन चलता है, उस राजा की प्रशंसा में लोग क्या करते थे, गायन करते थे। ठीक है। और बोला है क्या कि ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप क्या होता था, जल उठता था। और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। और ऐसा कथा प्रचलित है कि जब तानसेन क्या करते थे, गाते थे। और कौन सा राग गाते थे, तो दीपक राग जब गाते थे तो दीपक राग गाने से क्या होता था कि दीपक अपने आप जलने लगता था। और जब वो राग मल्हार गाते थे तो क्या होने लगती थी, वर्षा होने लगती थी। और ये जो तानसेन है वो कौन से राजा के दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे, और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। ठीक है। और बोला है क्या कि मुगल काल में ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। और ख्याल 2 प्रकार के होते थे, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल। ये भी मतलब क्या है, संगीत का एक प्रकार है, जिसे क्या बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं। बड़ा ख्याल जो होता है उसकी लय क्या होती है, धीमी रहती है। और छोटे ख्याल की लय मध्यम एवं तीव्र चंचलता पूर्वक रहती है। इसलिए बड़े ख्याल के मुकाबले छोटा ख्याल अधिक लोकप्रिय हुआ। और बाद के मुगल बादशाहों ने संगीत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। यानी कि अगर बात की जाए कि अकबर के बाद जो राजा हुए, बादशाह हुए, उन लोगों ने संगीत को बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया, यानी कि अपने राज दरबार में संगीतज्ञों को उतना ज्यादा प्रश्रय नहीं दिया। ठीक है। अब हम बात करें कि बिहार में संगीत, यानी कि बिहार के जो महाराजा लोग थे और बिहार के जो शासक थे, उन लोगों ने क्या अपने दरबार में संगीतज्ञों को प्रश्रय दिया। बिहार में संगीत किस प्रकार से प्रचलित हुआ, किस किस प्रकार के संगीत होते थे, उसको पढ़ते हैं। तो ठीक देखो बच्चों, क्या करा है कि यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, परंतु तुर्की शासन में बिहार में
सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ और पटना के बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र थे। और अगर बात की जाए कि बिहार में संगीत के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो वो कौन कौन से थे बच्चों, तो वो थे कौन, तो वो था पटना हो गया, गया हो गया, आरा हो गया, छपरा हो गया। ये कुछ फेमस शहर थे जहां पे क्या था, संगीत बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पे संगीत लोग सीखने और संगीत गाने के लिए आया करते थे। और बात की जाए पटना में ख्याल और ठुमरी की विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गजल, दादरा, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय शैलियां थी। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिहारी बुलबुल किसे कहा जाता है, तो चिंतामणि को कहा जाता है। चिंतामणि क्या थे, एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।